नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका। और इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिकरू कांड में विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच आयोग रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का दिया आदेश। कोर्ट सरकार को जांच आयोग की सिफारिशों पर उचित कदम उठाने को कहा। सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने दी नियमित जमानत। जमीन लौटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमानत शर्त की खारिज। रामपुर जाने से रोकने की यूपी सरकार की मांग ठुकराई। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी की मुंबई में सुरक्षा कवर बरकरार रखने का दिया निर्देश। त्रिपुरा हाई कोर्ट में दाखिल याचिका खारिज। हाई कोर्ट के आदेश पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के दुकानों के नेम बोर्ड को मराठी में लिखने के आदेश के खिलाफ याचिका पर किया नोटिस जारी। दुकानदारों ने कहा दुकानों पर नहीं थोपा जा सकता नेम प्लेट का आदेश। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। कानपुर के बिकरू में हुए मुठभेड़ में विकास दुबे की मौत के मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी है। यूपी के बिकरू मुठभेड़ में विकास दुबे की मौत के मामले में 3 सदस्यीय समिति की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि जांच आयोग की रिपोर्ट में बताई गई गाइडलाइन पर अमल करते हुए सरकार समुचित कदम उठाए। सीजेआई ने आदेश में कहा कि सरकार के मुताबिक जांच आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जा चुका है, अब इसमें कुछ भी शेष नहीं बचा है। इसलिए कोर्ट ने याची की मांग पर आदेश दिया कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिहाज से उसे सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर डाल दिया जाए। बिकरू में जुलाई 2020 में दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे ने अपने गुर्गों के साथ फायरिंग की थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसमें एक डिप्टी एसपी भी शामिल था। इस मामले में फरार चल रहे विकास दुबे को एसटीएफ ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। कानपुर लाते समय रास्ते में उसने भागने का प्रयास किया तो पुलिस मुठभेड़ में वो मारा गया। कृष्णानगर थाने में उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। इसमें अवैध असलहा रखने और सरकारी नंबर की गाड़ी रखने जैसे कई मुकदमे शामिल हैं। हाल में बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के लखनऊ स्थित इंद्रलोक कॉलोनी की संपत्ति आज जब्त कर ली गई है। आज पुलिस ने ये कार्रवाई उसके खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में की गई है। जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते 2 साल पहले ही एसटीएफ एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात अपराधी विकास दुबे के परिवार के सदस्यों की करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त कर दिया है। उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को मुंबई में सुरक्षा कवर जारी रखने की अनुमति दी। इसके अलावा कोर्ट ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार को सुरक्षा देने के खिलाफ त्रिपुरा हाई कोर्ट में दाखिल याचिका को खारिज करने का भी आदेश दिया। सीजेआई ने केंद्र सरकार द्वारा मुकेश अंबानी और उनके परिवार को दी गई सुरक्षा को जारी रखने का आदेश देते हुए कहा कि सुरक्षा दिए जाने के खिलाफ त्रिपुरा हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं दिख रहा है। दरअसल उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को मुंबई में सुरक्षा कवर देने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर त्रिपुरा हाई कोर्ट को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को अंबानी, उनकी पत्नी, बच्चों को खतरे की आशंका और आकलन के संबंध में गृह मंत्रालय के पास रखे और मूल फाइल पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके आधार पर उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी। जिसके आधार पर अंबानी परिवार को सुरक्षा प्रदान की गई थी, जिसके खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पिछली सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि वे चाहते हैं कि अपील पर जल्द सुनवाई हो, क्योंकि उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों को अंबानी परिवार को संभावित खतरे के संबंध में मूल दस्तावेजों के साथ मंगलवार को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने कहा है कि अब और स्थगन नहीं किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले का विरोध करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें राज्य में सभी दुकानों के नेम बोर्ड को अनिवार्य रूप से मराठी में करने का निर्देश दिया गया था। राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखने को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एसएलपी को जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। एसोसिएशन की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन पेश हुए। हाईकोर्ट के समक्ष एसोसिएशन ने तर्क दिया कि राज्य सरकार के निर्देश को लागू करने के निर्णय में कोई तर्क नहीं है और राज्य की भाषा की पसंद को दुकानों पर नहीं थोपा जा सकता। हालांकि याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस गौतम पटेल और माधव जामदार की बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने कहा था कि ये कहना कि किसी प्रकार का अविवेकपूर्ण भेदभाव है पूरी तरह से गलत है। कोर्ट ने कहा था अगर कोई खुदरा विक्रेता महाराष्ट्र में व्यापार करना चाहता है तो यह उन शर्तों के अधीन होगा जो सरकार सभी पर समान रूप से लागू करना चाहती है। स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार मुक्त नहीं है और इसमें उचित प्रतिबंध है। पीठ ने कहा कि उसे इस बात का ध्यान है कि देश के कुछ हिस्सों में स्थानीय लिपि के अलावा किसी अन्य लिपि का उपयोग नहीं करने की प्रथा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है और महाराष्ट्र में किसी भी अन्य भाषा को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा था कि देवनागरी मराठी दस्तावेजों को हाईकोर्ट में भी अनुमति दी गई है जब तक कि किसी विशेष पीठ या अदालत द्वारा अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि अदालत की भाषा अंग्रेजी है। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में कथित बिचौलियों जेम्स को जमानत देने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जांच एजेंसी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट से मामले की सुनवाई टालने के आग्रह करते हुए कहा कि मामले को सोमवार और शुक्रवार के अलावा किसी भी दिन सुनवाई के लिए लगाया जाए। कोर्ट ने एएसजी का आग्रह स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई स्थगित की। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर सभी पक्षों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 महीने का समय दिया था। वेस्टलैंड घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी द्वारा की जा रही है। याचिकाकर्ता जेम्स की ओर से जमानत की मांग करते हुए कहा गया है कि पीसी एक्ट के तहत 5 साल में 3.5 साल की सजा काट चुका है। इसके अलावा इटली कोर्ट से वारंट जारी हुआ था, वहां पर पूरा सहयोग किया है जिसको जमानत मिलनी चाहिए। 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने 3,600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में मिशेल और आरोपी अनुमोदक राजीव सक्सेना सहित 15 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किए थे। सीबीआई ने इससे पहले इस मामले में 1 सितंबर 2017 को तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और 11 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 1 जनवरी 2014 को भारत ने अनुबंध संबंधी दायित्वों के कथित उल्लंघन और 423 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के आरोप में आईएएफ को 12 AW101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए फिन मैकेनिका के ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ अनुबंध को रद्द कर दिया था। जौहर यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की आशंका के मामले को लेकर सपा नेता आजम खान की तरफ से दाखिल अवमानना याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें उन्हें नियमित जमानत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत के समय इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा लगाई शर्त के उस हिस्से को हटाने का आदेश दिया जिसमें उन्हें लगभग 13 एकड़ की जमीन को जिला प्रशासन को दिए जाने के लिए कहा गया था। इसके अलावा कोर्ट ने आजम खान को रामपुर जाने से रोकने के यूपी सरकार की मांग ठुकराते हुए इसके लिए आदेश देने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शत्रु संपत्ति मामले में 5 महीने तक फैसला सुरक्षित रखते हुए 10 मई को आजम खान को जमानत दी थी। इसमें जमानत की शर्त के तौर पर विवादित 13.8 हेक्टेयर जमीन खाली करने को कहा गया था। अब यूपी सरकार ने कहा है कि ये जमीन जहां है वहां जौहर यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग बनी है जिसे खाली किया जाए। इसके बाद 2 इमारतों को गिराने की कार्रवाई होगी। इस तरह सरकार इसे ढाने की तैयारी कर रही है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हैरानी जताई थी कि जमानत की शर्त जमीन से कैसे जोड़ी जा सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को जेल में बंद विधायकों को हाल ही में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में मतदान से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। सतवीर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य अदालत ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 71(1) के साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 स्पष्ट रूप से ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में एकमात्र उपाय घोषणा के बाद चुनाव याचिका के माध्यम से हो सकता है। परिणाम और ऐसे मामलों की सुनवाई करना सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य क्षेत्राधिकार है। कोर्ट ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच या निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने यह भी कहा कि याचिका राष्ट्रपति चुनाव की पूर्व संध्या पर दायर की गई थी, जिसने इसे अत्यधिक संदिग्ध बना दिया। कोर्ट के आदेश में कहा गया, वर्तमान रिट याचिका भी चलने योग्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में एकमात्र उपाय परिणाम की घोषणा के बाद एक चुनाव याचिका के माध्यम से हो सकता है। 1952 के अधिनियम की धारा 14(2) भी ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय को विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान करती है। याचिका एक 70 वर्षीय बढ़ई सतवीर सिंह द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने अदालत से मांग की थी कि केंद्र सरकार के साथ साथ भारत के चुनाव आयोग को निर्वाचक मंडल से उन संसद सदस्यों और विधानसभाओं के सदस्यों से हटा देना चाहिए जिन्हें जेल में रखा गया है, और उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सिंह ने अदालत को बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि वे राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता के अधिकार को समझने में असमर्थ हैं। न्यायमूर्ति नरूला ने कहा कि हालांकि वे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से जेल में बंद सांसद या विधायक को अयोग्य घोषित करने वाले किसी प्रावधान को समझने में असमर्थ हैं, लेकिन याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। वे इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त नहीं करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसने 12 दिसंबर 2018 को हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा लिए गए निर्णयों के संबंध में मांगी गई जानकारी से इनकार करने के खिलाफ एक याचिका को खारिज कर दिया था। अपीलकर्ता एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज की ओर से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि हम उचित आदेश पारित करेंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा ने 30 मार्च 2022 के आदेश के तहत ये देखते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि प्रतिवादियों द्वारा किए गए खुलासे से ये संकेत मिलता है कि एजेंडा आइटम के संबंध में कोई प्रस्ताव उन सदस्यों द्वारा तैयार नहीं किया गया था जो 12 दिसंबर 2018 को कॉलेजियम की बैठक की थी। भूषण ने तर्क दिया कि इस मामले ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न उठा था वह यह था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा लिया गया निर्णय जो लिखित रूप में और वेबसाइट पर अपलोड किया जाना आवश्यक है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान करने के लिए केवल इसीलिए बाध्यकारी नहीं है क्योंकि इसे सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया है। भूषण ने तर्क दिया कि भारत के तत्कालीन न्यायाधीश जस्टिस गोगोई जो कॉलेजियम का नेतृत्व कर रहे थे ने अपने आत्मकथा में उल्लेख किया कि नियुक्ति के लिए 2 न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि ये पत्र कानूनी मंत्री और मामले को नहीं भेजा गया था और इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। केरल कोर्ट ने एक मामले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को व्यक्तिगत रूप से या एक वकील के माध्यम से 3 अगस्त को पेश होने के लिए समन जारी किया। दरअसल कांग्रेस पार्टी से अपने निलंबन को चुनौती देते हुए एक पार्टी सदस्य ने याचिका दायर की थी। कोल्लम मुंसिफ कोर्ट ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सुधाकरन के साथ साथ जिला कांग्रेस कमेटी के प्रमुख पी राजेंद्र प्रसाद को पेश होने के लिए तत्काल नोटिस जारी किया। यह आदेश कांग्रेस सदस्य पृथ्वीराज पी द्वारा दायर एक याचिका में जारी किया गया था, जिसे 2019 में पार्टी से निलंबित कर दिया गया। इस आधार पर निलंबन आदेश को चुनौती दी गई कि ये पार्टी के नियमों और उपनियमों का उल्लंघन है। अदालत ने सोनिया गांधी, सुधाकरन और प्रसाद को मुख्य मुकदमे में 3 अगस्त को पेश होने का भी समन दिया। वादी का कहना है कि वह पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य था और वह केरल के कोल्लम जिले के कुंडरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का महासचिव था। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान वादी कासरगोड निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले राजमोहन अनिथन के चुनाव अभियान में सक्रिय था। अभियान के दौरान कुछ गलतफहमियों या उद्देश्य के कारण उन्नीथन ने वादी के खिलाफ कुछ आरोप लगाए और ये प्रचारित किया गया कि उन्होंने कोल्लम के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को शिकायत की। बाद में समाचार पत्रों में ये प्रकाशित हुआ कि शिकायत के अनुसार वादी को कोल्लम के डीसीसी अध्यक्ष द्वारा निलंबित कर दिया गया था। अपने अंतरिम आवेदन से वादी ने प्रार्थना की कि कोल्लम जिले के कुंद्रा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से किसी भी केपीसीसी सदस्य का चयन नहीं किया जा सकता है, जहां वे अपने निलंबन से पहले महासचिव था और जब तक कि वह वाद का फैसला नहीं हो जाता।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में 5 लोगों की सजा और 20 साल के कठोर कारावास को बरकरार रखा है, जिन्होंने पुलिसकर्मियों के रूप में एक 21 वर्षीय स्कूल शिक्षक का अपहरण कर लिया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति गोविंद सनप की खंडपीठ ने कहा कि ये झूठे आरोप का मामला नहीं है, जैसे कि आरोपी ने संतुष्ट किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके और पीड़िता के बीच दुश्मनी थी। बेंच को अश्विन डोनोडे, अनिल इंगले, रोशन इंगले, पंडुलिक भोयर और मोहम्मद अफरोज पठान द्वारा दायर आपराधिक अपीलों पर नागपुर में एक सत्र अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि पीड़िता की गवाही भरोसेमंद थी, क्योंकि उसने घटना का विवरण सुनाया था और जिरह के दौरान अपने बयानों पर अडिग रही थी। ये नोट किया गया कि पीड़िता ने अपने सभी आरोपियों की पहचान की, क्योंकि उसने उन्हें अपनी बाइक की रोशनी से देखा था, जबकि उन्होंने बलात्कार को अंजाम दिया था। वहीं बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कई अन्य को बरी करने के लखनऊ में एक विशेष सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 अगस्त को सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने इस सप्ताह सोमवार को फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने के लिए 1 अगस्त 2022 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस अपील को 1/8/2022 को प्रवेश के लिए सूची में पहले शीर्ष 10 मामलों में सूचीबद्ध करें। अयोध्या में रहने वाले हाजी महमूद अहमद, सैयद अखलाक अहमद की याचिका ने विशेष सीबीआई अदालत के 2020 के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने की साजिश के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था। इसीलिए विशेष अदालत ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे पीड़ित होने के साथ साथ गवाह भी थे, जिन्होंने अपने ऐतिहासिक पूजा स्थल बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आगजनी, लूट आदि के कारण उनके घरों को नष्ट करने के कारण उन्हें वित्तीय नुकसान हुआ। सोमवार को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद फरमान अली नकवी ने पीठ को सूचित किया कि याचिका मूल रूप से वर्ष 2021 में एक संशोधन के रूप में दायर की गई थी। हालांकि उन्होंने धारा 372 आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में किए गए संशोधन के मद्देनजर इसे अपील के रूप में मानने के लिए कहा। वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि एक अनजाने में गलती से वर्तमान संशोधनवादियों द्वारा दायर किया गया था, जो पीड़ित होने का दावा करते हैं। हालांकि सीआरपीसी की धारा 401 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अदालत इसे अपील के रूप में मान सकती है। वकील की दलील पर विचार करते हुए कोर्ट ने याचिका को अपील के तौर पर मानने का निर्देश दिया। पीठ ने आगे कहा, सीबीआई और राज्य के विद्वान वकील अपील की स्वीकार्यता के संबंध में अपनी आपत्तियां उठाएंगे। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.